एक हफ्ते बाद सुबह का वक्त करीब 8 बजे राघव सुबह सुबह ही अपनी कार लेके अपर्णान की विला के पास पहुंच गया था और कार में से ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न की आवाज़ सुन के अपने रूम में सोया वरदान, जो कि डिस्टर्ब हो रहा था, उसकी आंख खुलती है। वो तुरंत अपने बालकनी में से आके देखता है तो नीचे राघव अपनी कार में बैठा हुआ उसको हाय बोल रहा था। तभी वरदान का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन पे राघव रहता है। वरदान फ़ोन पिक करता है। राघव बोलता है, ब्रो तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? कल मैंने तुझसे बोला था ना कि हमें मॉर्निंग में ही डॉक्टर के पास जाना है। एक तो एक हफ्ते से मैं उसका अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई कर रहा हूँ, कैसे कैसे तो अपॉइंटमेंट मिला है और तुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई तुझे तेरे को ही दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना है डॉक्टर को। ओके, तू फटाक से रेडी होकर नीचे आ, मैं वेट कर रहा हूँ। वरदान बोलता है, भाई प्लीज़ तू ऊपर आ जाना, मुझे अभी आधे घंटे लगेंगे तैयार होने में। राघव बोलता है, ओ गॉड तू कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा किसी स्टाफ को बोल के मेरे लिए कॉफ़ी बनवा, मैं आता हूँ। वरदान बोलता है, ओके ब्रो तू आ ना, कॉफ़ी रेडी है। राघव ऊपर आते आते बोलता है, आज तो इसको बताता हूँ, इसके चक्कर में मैंने अपनी नींद खराब की है और ये अभी तक सोया पड़ा है। वरदान को पता रहता है कि राघव ऊपर आके पक्का उसको एक दो पंच लगाने वाला है, इसलिए वो बिना किसी देर किए तुरंत बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से राघव आ जाता है और उसको बोलता है, रुक जा, भाग किधर रहा है? नहीं नहीं अभी लेट नहीं हुआ है, रुक जा मैं तुझे बताता हूँ। इतना बोल के वो वरदान की तरफ बढ़ता ही है। तभी वरदान बोलता है, सॉरी ब्रो, प्लीज़ 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 मैं बस अभी आधे घंटे में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी देर तू बैठ के कॉफ़ी पी। वो देख मेरी आंटी कॉफ़ी लेके आ गई। राघव पीछे देखता है, तभी वरदान बाथरूम में घुस जाता है। राघव सामने कॉफ़ी लेके खड़े स्टाफ को देख के नॉर्मल हो जाता है। वो आती है और टेबल पे कॉफ़ी रख देती है। राघव बोलता है, थैंक यू सो मच मेरी आंटी, आपके हाथ की कॉफ़ी तो मुझे बहुत पहले से पसंद है। मैरी हल्का सा स्माइल करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं राघव कॉफ़ी पीने लगता है। राघव लॉबी में बैठा था, तभी वो घड़ी की तरफ देखता है जिसमें कि 8:45 बज चुके थे। वो नीचे से ही आवाज़ देता है, भाई आज ही चलना है, कल नहीं, तो आज रेडी होके आ जाएगा नीचे। राघव बोल ही रहा था, तभी थोड़े ही टाइम में वरदान नीचे आ जाता है और दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी राघव बोलता है, यार तेरी बॉडी से कुछ जाने पहचाने से खुशबू क्यों आ रही है? राघव थोड़ा सा उसके पास जाके बोलता है, ओह गॉड ये सेम परफ्यूम तो मैं भी यूज़ करता हूँ, तुझे कहाँ से मिली? वरदान बोलता है, तेरे कार से। राघव बोलता है, साले मैं तभी बोल रहा हूँ कि मैंने कभी खरीद के परफ्यूम अपने कार में रखे और किधर चोरी हो गई। मुझे तो उस नताशा पे ही शक था, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो तू ही निकला। कोई कहेगा कि द वरदान राठौर चोरी का परफ्यूम लगाता है? वरदान राघव को एक पंच मारते हुए बोलता है उसके पेट में, अच्छा तो तेरा ही चुराया है, अपने भाई का चुराया, चल ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है तुझे। राघव हंस के बोलता है, ब्रो तू कभी नहीं सुधरने वाला है। थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए रहते हैं। वरदान थोड़ा नर्वस था, तभी राघव उससे बोलता है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है वरदान, मैं हूं ना तेरे साथ, चल सब सही हो जाएगा। वरदान राघव से बोलता है, राघव प्लीज़ इस बारे में मेरे माँ और पापा को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो लोग बहुत टेंशन में आ जाएंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल ही रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेंटल कंडीशन की वजह से मेरे बिजनेस इफ़ेक्ट हो और मेरे माँ बाप इफ़ेक्ट हो। राघव बोलता है, चिल ब्रो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मैं हूँ ना। इतना बोल के दोनों डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं और डॉक्टर के आने का वेट करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। तभी राघव बोलता है, हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, ये है मेरे भाई वरदान राठौर। राघव के मुंह से फ्रेंड की जगह भाई सुनने पे वरदान को बहुत अच्छा लगता है। राघव बोलता है, वरदान ये है डॉक्टर शुक्ला, ये बहुत ही अच्छे साइकेट्रिक हैं और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है। डॉक्टर शुक्ला वरदान से बोलते हैं, हेलो मिस्टर वरदान, हाँ राघव ने मुझे आपकी कंडीशन के बारे में बताया है, तो पहले मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुनना चाहूँगा, फिर मैं आपके कुछ सेशंस लेना चाहूँगा। वरदान राघव की तरफ देखता है। राघव अपनी पलक झपका के वरदान को शांत करता है। वरदान जाके एक रिएक्शन चेयर पे बैठ जाता है। वरदान और डॉक्टर शुक्ला के बीच सारी बातें होने लगती हैं। वरदान शुरू से लेके इन तक सारी बातें डॉक्टर शुक्ला को बता देता है। डॉक्टर शुक्ला को वरदान का एक ही सेशन लेने में आधी चीज़ें तो क्लियर हो गई थी, लेकिन वो वरदान से अभी कुछ भी डिस्कस करने नहीं चाहते थे। डॉक्टर शुक्ला वरदान और राघव से बोलते हैं, देखिए मिस्टर वरदान बिल्कुल सही है, इनका मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी नॉर्मल है, इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो साइंस के परे होती हैं, तो मुझे इसको किसी और तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी अपनी स्टडी की हुई है, तो कुछ बातें मुझे भी पता हैं। वरदान को ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी राघव उसका हाथ अपने हाथ में लेके बोलता है, टेंशन मत ले, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं।
राघव वरदान का डेट ऑफ बर्थ डॉक्टर को बता देता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, मैं इस पर स्टडी करके आपको कल तक बता देता हूँ कि क्या रीज़न है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन जल्दी निकल आएगा और मैं आप लोग को कॉल करूँगा, आप लोग तुरंत आ जाइएगा। राघव और वरदान वहाँ से चले जाते हैं। तभी वरदान कार में राघव से बोलता है, ब्रो तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले गया था या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले गया था? राघव बोलता है टेंशन मत लेना, वो डॉक्टर बोले हैं ना कि सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो अब कल तक का वेट कर, कल शाम को हम लोग चलेंगे ना, कल तक तो तुझे वेट करना ही पड़ेगा। वरदान कुछ भी नहीं बोलता है और राघव और वरदान दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन सुबह का वक्त, विश का घर। आज विश के घर में सुबह से ही बहुत चहल पहल थी और क्यों ना होती, आज विश का और राज का एंगेजमेंट जो था। वहीं विश की माँ और दादी दोनों कामों में लगे हुए थे। राज के भी घर पे ऐसे ही कुछ चल रहा था। विश जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी लेकिन कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। वो मेहमानों के सामने एक हल्की सी फेक स्माइल कर देती थी। पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से घबरा रहा था। थोड़ी देर में विश का फ़ोन बजता है और विश का ध्यान भटकता है। फ़ोन पे राज होता है। विश तुरंत फ़ोन उठा लेती है और राज को बोलती है, राज बहुत नर्वसनेस हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। राज बोलता है, क्या हुआ विश, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, हमारा सपना तो सच होने वाला है, हमारी इंगेजमेंट होने वाली है और कुछ दिन बाद शादी, तो यही तो हम दोनों चाहते थे ना, तो तुम क्यों नर्वस हो रही हो? विश बोलती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। राज उधर से बोलता है, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, ज़्यादा सोच रही हो, समझी? अब चलो तुम फटाफट रेडी होने शुरू कर दो, क्योंकि दोपहर के ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और पंडित जी ने 7 बजे का ही मुहूर्त निकाला है और तुम अभी पार्लर जाओगी, तुम लोग का पता नहीं क्या क्या होता है, इतना टाइम 2-3 घंटे तो तुम लोग को मेकअप करने में लगते हैं, रेडी होने में लगते हैं, तो प्लीज़ अभी से होना स्टार्ट कर दो, ओके? विश बोलती है, अच्छा तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है मेरे मेकअप करने से, मेरे रेडी होने से? लड़कियों को टाइम लगता ही है, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वेट करना होगा मेरा। राज बोलता है, ओके विश, जैसा तुम्हारा मर्जी। इतना बोल के राज फ़ोन कट कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर शुक्ला जो कि वरदान का कुंडली स्टडी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके फेस का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है और वो टेंशन में आ जाते हैं। तुरंत वो अपना फ़ोन निकालते हैं और राघव को फ़ोन करते हैं और राघव और वरदान को हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर में राघव और वरदान हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ ही टाइम में उनके केबिन में बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आते हैं और सामने चेयर पे बैठ जाते हैं। राघव और वरदान दोनों क्यूरियस नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखते रहते हैं कि डॉक्टर अब कुछ बोलेंगे। तभी डॉक्टर बोलते हैं, देखिए आप दोनों लोग, मुझे पता है आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोग से कल बोला था कि कुछ चीज़ें हमारी साइंस से परे होती हैं। तभी वरदान बोलता है, डॉक्टर प्लीज़ जो भी है क्लियर बताइए, मैं अब और इन सारी चीज़ों में उलझना नहीं चाहता हूँ, मैं बस पूरा क्लियर सॉल्यूशन चाहता हूँ। वहीं राघव बोलता है, हाँ डॉक्टर प्लीज़ आप जो भी है सीधे सीधे बताइए। डॉक्टर बोलते हैं, तो सुनिए, सबसे पहली बात, आप जिस लड़की की पेंटिंग बनाते हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, वो कहाँ है कैसी है नहीं पता, लेकिन वो है, और आप हैं तो वो है और वो है तो आप हैं। हाँ, ये बातें सुनने में आपको थोड़ी ऑकवर्ड लगेंगी, लेकिन जो है मैं वही बता रहा हूँ वरदान आपको। वरदान और राघव दोनों एकदम शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं, मुझे पता है आपके सपने में क्या क्या दिखता है। डॉक्टर वरदान के सपने के बारे में वरदान को बताने लगते हैं और फिर उसको बोलते हैं, क्या मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पेट के राइट साइड एक बर्थ मार्क है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? वरदान एकदम शॉक हो जाता है और शॉकिंग नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। तभी राघव बोलता है, डॉक्टर बर्थ मार्क तो इसको है, बचपन में मैंने भी देखा था, लेकिन आपको कैसे पता कि इसको बर्थ मार्क है? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम नहीं समझोगे बेटा, ये तुम्हारे समझ के परे है। वो वरदान को बोलते हैं, प्लीज़ आप अपना शर्ट उठाइए, मुझे देखना है। वरदान थोड़ा सा हेजिटेट होता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, मेरे बेटे की उम्र के हो बेटा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे दिखा सकते हो। वरदान अपनी शर्ट की बटन खोलता है और बर्थ मार्क डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बर्थ मार्क देखते हैं जो कि आधे हार्ट के शेप का होता है और डॉक्टर बोलते हैं, आई न्यू इट, मुझे पता था कि सेम यही बर्थ मार्क है। तभी राघव बोलता है, डॉक्टर वो सब तो ठीक है, लेकिन वरदान के बर्थ मार्क से और इसके सपने से उस लड़की से क्या कनेक्शन है इसके बर्थ मार्क का? डॉक्टर बोलते हैं, जहाँ तक मैं अपनी स्टडी से देख पाया हूँ कि सेम यही बर्थ मार्क उस लड़की के भी पेट के राइट साइड है, और जब
भी उसको दर्द होता है तभी वरदान को भी दर्द होता है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, वरदान की प्रॉब्लम और उस लड़की की प्रॉब्लम दोनों सेम ही है और इन दोनों का कनेक्शन इस जन्म से नहीं, इनकी इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की वजह इनके पिछले जन्म से है। हाँ, आप लोग पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते, आज की जनरेशन हो गए, मुझे पता है, लेकिन मेरा बताने का आप लोग को फ़र्ज़ है, आगे आप लोग की मर्ज़ी। तो मैं क्लियर वर्ड्स में आप लोग से कहना चाहता हूँ कि वरदान की प्रॉब्लम उसके पिछले जन्म से है और उस लड़की की भी। वरदान ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाता है, उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। तभी डॉक्टर बोलते हैं, अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है मिस्टर वरदान, कोई तीसरा भी है जो उस लड़की की जान लेना चाहता है और टाइम बहुत कम है, आपको कैसे भी करके उसको बचाना होगा। वरदान बहुत ही शॉकिंग नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखता है और राघव भी, लेकिन कौन उसकी जान लेना चाहता है और हम लोग उसको ढूंढेंगे कैसे। डॉक्टर बोलता है, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो लड़की रियल लाइफ में है और आप लोग उसको कैसे कब ढूंढोगे ये मुझे नहीं पता। डॉक्टर बोलते हैं, मैं इस बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश किया लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रहा, तो इस बारे में वरदान ही पता लगा सकता है। तभी राघव बोलता है डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर कैसे, हमारे पास तो उस लड़की का कुछ भी नहीं है, ना उसका नाम है ना उसका एड्रेस है, सिवाय एक पेंटिंग के। उस पेंटिंग के बेस पे हम लोग उसको कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। डॉक्टर बोलता है, ये सब सिर्फ वरदान कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वरदान की है, तो सॉल्यूशन भी वही निकालेगा। हाँ, मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं वरदान के आगे भी कुछ सेशंस लेते रहूँगा जिससे इसको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जो भी करना होगा इसको जल्दी करना होगा। वरदान अब भी चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। तभी डॉक्टर उठते हैं और केबिन से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वरदान और राघव अपनी कार में होते हैं। तभी वरदान राघव से बोलता है, ब्रो प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ कुछ देर, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सर ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा दर्द से, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दे। राघव बोलता है, श्योर चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, तू रिलैक्स कर और टेंशन मत ले, ऑफिस का काम मैं संभाल लूँगा। थोड़ी देर में राघव वरदान को उसके घर छोड़ देता है और खुद ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वरदान जो कि अपने रूम में जाके अपने बेड पे बैठ जाता है और अपना सर टिका के आँख बंद कर लेता है। वहीं राघव ऑफिस में बैठा हुआ डॉक्टर की बातों के ही बारे में सोच रहा था। तभी वो खुद से बोलता है, मैं वरदान को ऐसे सिचुएशन में नहीं देख सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके उस लड़की का पता निकालना होगा और अपने भाई वरदान की हेल्प करनी होगी। विश का घर। शाम का वक्त 7 बजे धूमधाम से विश और राज की इंगेजमेंट हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तभी सब एक साथ बैठ के पंडित जी के पास बोलते हैं, पंडित जी अब जल्दी से कोई अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। पंडित जी थोड़ी देर अपनी पत्री उलटने पलटने के बाद बोलते हैं, देखिए यजमान, शादी का मुहूर्त तो अभी 2 महीने बाद का ही निकल पाएगा, इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है, तो आपको शादी के लिए 2 महीने बाद का ही मुहूर्त सबसे अच्छा है। सब लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वही राज अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है, लेकिन किसी के सामने वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता और पंडित जी को धीरे धीरे घूरता रहता है। ये बात विश को सुन के थोड़ी सी अच्छी लगती है, क्योंकि विश अभी इतना जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं होना चाहती थी, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। भले ही वो राज का दिल रखने के लिए बोलती थी कि अब हाँ हमारी जल्दी से शादी हो जाएगी, लेकिन अभी रियल में तो उसको सच में वक्त चाहिए था। विश को थोड़ा सा तसल्ली होता है। वहीं विश की माँ और विश की दादी भी थोड़ी खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, चलो अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक हमारी विश हमारे साथ रह लेगी। क्यों राज की माँ, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। राज की माँ बोलती हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सबकी राजामंदी से सब लोग मिलके 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। विश नोटिस करती है कि हॉल में राज नहीं है। वो उठती है और राज को इधर उधर ढूंढती है। तभी उसकी नज़र बाहर लॉन में पड़ती है, जहाँ राज एक चेयर पे बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। विश भी आती है और उसके पास एक चेयर खींच के बैठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, बुरा लगा तुम्हें, हमारी शादी 2 महीने बाद की होने की डेट फिक्स हुई है। तो राज बोला, हाँ थोड़ा तो बुरा लगा, क्योंकि अब मैं वेट नहीं कर सकता ना। वो विश को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है। विश उसके गाल पे हल्का सा मारते हुए बोलती है, तुम बहुत नॉटी हो राज। और फिर विश उठती है और घर की तरफ जाने लगती है। वहीं राज जो विश के जाते ही अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है और खुद से बोलता है, मैं 2 महीने और वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी ही कुछ और प्लान करना होगा। थोड़ी देर में राज अपनी फैमिली के साथ अपने घर चला जाता है। विश अपने रूम में चेंज करके विंडो के पास एक कॉफ़ी का कप लेके खड़ी रहती है। तभी उसकी दादी आ जाती हैं और बोलती हैं, विश अभी तक तू सोई नहीं, चल के रेस्ट कर ले। विश बोलती, नहीं दादी, थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मुझे मन किया, तो थकान हो गई थी इसलिए कॉफ़ी पी रही हूँ, इसके बाद जाके सो जाऊँगी।
दादी बोलती है, कॉफ़ी पीने के बाद तुझे नींद आएगी कि तेरी नींद खुल जाएगी? मुझे पता है तू परेशान है, चल अब बता क्या बात है। विश दादी दोनों को खड़ी रहती हैं विंडो के पास। तभी विश बोलती है, दादी पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा मन में हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी बोलती हैं, तू अभी स्ट्रेस में है और थकी हुई है, इसलिए तुझे इतना टेंशन आ रहा है। चल चल के सो जा और ज़्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान है ना हमारे साथ, कुछ भी गलत नहीं होगा। वहीं वरदान के घर में वरदान अपने बेडरूम में लेटा हुआ था और आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसको तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। बार बार डॉक्टर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर वो सोच भी रहा था कि उसकी ये सारी प्रॉब्लम उसके पिछले जन्म से है। कैसे ढूंढेगा वो उस लड़की को, कहाँ मिलेगी वो, ये सारी बातें वरदान सोच रहा था। तभी वो अचानक से उठ के बैठता है और जाके विंडो के पास खड़ा हो जाता है। फ़ोन निकालता है और राघव को कॉल ट्राई करता है, लेकिन कुछ सोच के रिंग जाने से पहले ही फ़ोन कट कर देता है और बोलता है, नहीं नहीं, राघव भी बहुत परेशान होगा। सुबह से तो मेरे साथ ही था, सोने देता हूँ उसको, नहीं तो फटक से आ जाएगा यहाँ पे। नताशा का घर। नताशा अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। वो राघव के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और राघव का नंबर, जो कि वो ऑलरेडी उसके कार्ड से सेव कर ली थी, उस पर कॉल करने का ट्राई करती है। तभी वो बोलती है, नो यार, नताशा क्या कर रही है, कैसा लगेगा उसको, तू ऐसे ही अचानक से उसको फ़ोन कर देगी। और वैसे भी वो इतना अकड़ू है, उसको तो तुझसे बात करने का ढंग भी नहीं है। लड़कियों को कैसे डील करते हैं ये भी उसको नहीं पता। क्या कर रही है, क्यों सोच रही है उसके बारे में इतना? सो जा तू, ज़्यादा मत सोच। परसों तेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, एग्ज़ाम के बारे में सोच, डॉक्टर बनना है तुझे। यस। नताशा खुद से ही बातें कर रही थी। तभी नताशा की माँ रूम में आती हैं और बोलती है, नताशा अभी तक जाग रही हो, सो जाओ बेटा। और हाँ, सोने से पहले ये दूध का ग्लास फिनिश हो जाना चाहिए। नताशा की माँ नताशा से बोलती हैं। नताशा बोलती है, श्योर मॉम, मैं पक्का दूध आज पी लूँगी। नताशा की माँ नताशा के फोrehead पे किस करती हैं और रूम से चली जाती हैं। वहीं नताशा, जो कि अभी राघव के ख्याल में ही खोई थी, नताशा बोलती है, छोड़ो एक बार कॉल कर लेती हूँ, देखती हूँ, एक रिंग जाने के बाद कट कर दूँगी और फिर बोलूँगी कि गलती से चला गया है। नताशा यही सब सोच रही थी। वो अपना फ़ोन उठाती है और राघव को कॉल लगा ही देती है, लेकिन रिंग जाने से पहले ही उसको सुनाई देता है कि डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। नताशा थोड़ी सी सैड हो जाती है और खुद से बोलती है, सो जाए नताशा, वैसे भी आज फंक्शन अटेंड करके आई है, ज़्यादा दिमाग मत लगा। इतना बोल के नताशा सोने की कोशिश करती है और बोलते, एक तो ये अकड़ू मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। वहीं राघव भी, उसकी भी आंखों में नींद नहीं थी। वो भी आज डॉक्टर और वरदान के बीच में हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था और प्रॉब्लम में वो भी था। क्यों नहीं होता, आखिर वरदान उसका बेस्ट फ्रेंड जो था और वो वरदान को अपने बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा अपना भाई ही मानता था। इधर नताशा जब फ़ोन उठाती है और बोलती है, हेलो, उधर से आवाज़ आती है, यस हुज दिस। नताशा बोलती है, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया, आपने ही कॉल किया। उधर से आवाज़ आती है, हेलो मैम, आपका नंबर मेरे नोटिफिकेशन में शो हुआ कि आपने मुझे कॉल करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने आपके नंबर पे फ़ोन किया। अब आप बताएंगी कि आप कौन हैं? वैसे आवाज़ से तो आप जानी पहचानी लग रही हैं। नताशा अपनी होठ को अपने दांतों में दबा लेती है और फिर हिम्मत करके बोलती है, आई एम नताशा, नताशा रायचंद, याद है आपके ऑफिस में आई थी। ओह नताशा, नताशा जी, राघव सामने से बोलता है। राघव बोलता है, वैसे नो डाउट कि तुमने मेरा नंबर मेरे कार्ड से लिया है, अब तुम बताओगे कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? नताशा अपनी गलती छुपाते हुए बोलती है, वो बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी और गलती से रिंग चला गया। राघव बोलता है, ओह तुम बहुत गलतियाँ करती हो, उस दिन क्लब में गलती से मेरे पे गिर भी गई थी और आज तुमने गलती से फ़ोन भी कर दिया। राघव थोड़ा नताशा को चढ़ाते हुए बोलता है। नताशा बोलती है, नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं ऐसे ट्राई कर रही थी। अच्छा बाय, गुड नाइट। इतना बोल के वो फ़ोन रखने की कोशिश करती है। तभी नताशा फिर कुछ सोच के बोलती है, अच्छा लिसन, एक बात आपसे पूछूं? राघव बोलता है, यस बिल्कुल पूछो। नताशा बोलती है, अगर आप कल फ्री हैं तो क्या हम कहीं कॉफ़ी पे चल सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राघव को थोड़ा अजीब लगता है, वो बोलता है, मुझसे कौन सी बात करनी है तुमको? नताशा बोलती है, प्लीज़ कल कॉफ़ी पे चलो आप मेरे साथ, फिर वहीं पे बात कर लेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मना मत करना। राघव हल्की से स्माइल देता है। उसको नताशा की इस क्यूटनेस पे हंसी आ रही थी वो, लेकिन खुद को थोड़ा सा संभालते हुए बोलता है, ओके एड्रेस मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा। नताशा बोलती है, ओके थैंक यू, बाय, गुड नाइट, और ये फाइनल गुड नाइट है। इतना बोल के नताशा फ़ोन रख देती है और तुरंत राघव को एड्रेस सेंड कर देती है। थोड़ी देर में नताशा को भी नींद आ जाती है। उधर राघव की आंखों में नींद कहाँ रहता है, वो तो बस वरदान के बारे में ही सोच रहा था कि उसका दोस्त परेशान है।
लेकिन वो चाह के भी वरदान को कॉल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वरदान ने उसको बोला था कि उसको अकेले रहना है कुछ देर तक। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब सुबह हो जाती है। ना राघव सो पाता है, ना वरदान सो पाता है, उधर विश भी नहीं सो पाती है। क्या होगा जब विश को वरदान के बारे में पता चलेगा और वरदान को विश के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सपोर्ट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर